तो हमारा सबसे पहला स्टेप था, सबसे पहला लेयर था स्टार्ट राइटिंग, और हमने सिंपल टॉपिक से लिखना शुरू किया। फिर हमने थोड़ा सा एक लेवल और बढ़ाया और हमने थोड़ा सा जो हमारे एग्जाम से रिलेटेड टॉपिक है, लाइक अनएम्प्लॉयमेंट, पॉवर्टी, सोशल जस्टिस, वुमेन एम्पावरमेंट, चाइल्ड लेबर, है ना, माल न्यूट्रिशन, है ना, इशू ऑफ हंगर इन इंडिया, मिड डे मील, कोई भी एक स्कीम ले ली उसके बारे में भी लिखा चलेगा, स्कूल, एजुकेशन, हेल्थ, है ना, इन सब चीज़ों के बारे में आप, इन मीडिया, इन सब के बारे में आप ऐसे लिख रहे हो, ठीक है। अब आपने क्या करना है, नेक्स्ट स्टेप आपने क्या करना है, इसी सिंपल ऐसे, अभी भी मैंने बोला है कि जो मतलब बेसिकली जो वो वाले ऐसे होते हैं जो यूपीएससी पूछते हैं, अभी मैं उनको हाथ नहीं लगा रहा हूँ, दैट कम्स एक्चुअली इन द नेक्स्ट स्टेप, आई विल टॉक अबाउट दैट। अभी सेकंड स्टेप पे आपको क्या करना है, ये जो आप सिंपल सिंपल टॉपिक ले लिए ना, इसमें आपको कोशिश करना है वैल्यू एडिशन करने की। वैल्यू एडिशन करना मतलब अपने एसे को ब्यूटीफाई करना, अपने एसे को इस तरह से प्रेजेंट करना। अब यहां हम प्रेजेंटेशन के मोड पे जा रहे हैं। हमने एक बार लिखना शुरू किया, फिर मतलब इसमें भी दो स्टेप है, राइट। हमने एकदम बेसिक टॉपिक सबसे पहले लिए, एकदम बेसिक्स, राइट, और उसके बाद थोड़ा सा यूपीएससी कनेक्टेड टॉपिक्स हमने यहां लिए। और जब हम इस सेकंड लेवल पे है, राइट, व्हेन वी आर एट द सेकंड लेवल, यहां हमको क्या करना है, वैल्यू एडिशन करना है। तो वैल्यू एडिशन में क्या क्या करना है, देखिए। अब आप कुछ 11th 12th या सिर्फ ग्रेजुएशन के स्टूडेंट्स नहीं हो, आप शायद थर्ड ईयर में होंगे और एग्जाम के लिए अपीयर हो रहे होंगे और ऑलरेडी आप GS1 का प्रिपरेशन कर रहे हैं। जब आप GS1 का प्रिपरेशन कर रहे हैं तब बहुत सारी ऐसी चीज़ें आपके पढ़ने में आती है जो आप अपने एसे राइटिंग में इस्तेमाल कर सकते हैं। बस आपको उस नज़रिए से GS1 का प्रिपरेशन करना है। और इसीलिए मैं हमेशा बोलता हूँ कि GS1 एक्चुअली मतलब हमेशा पेपर 2 के पैरेलल चलना चाहिए, है ना। जब मैं GS1 पढ़ता हूँ तो मुझे बहुत मज़ा आएगा जब मैं ये सोचते रहूँगा कि अरे ये तो मैं ऐसे में लिख सकता हूँ, ये तो मैं आर्गुमेंट में डाल सकता हूँ। तो क्या क्या करना है बता दो आपको, कॉन्शियसली करना है ये। उसके लिए टाइम लगेगा, चलेगा। अभी हम लोग टाइम का फैक्टर कंसिडर नहीं कर रहे कि भाई मुझे 20 मिनट में ऐसे लिखना है। अभी हम बस क्वालिटी पे फोकस कर रहे हैं, मुझे एक्स्ट्राऑर्डिनरी क्वालिटी मेंटेन करनी है। बाद में टाइम स्पीड कैसे बढ़ाना है वो होगा। जब आप पहले सोचने लगोगे, फिर आपका सोचने का स्पीड बढ़ेगा, फिर आपको गिवन टाइम में भी परफॉर्मेंस करने का जो मतलब स्किल है वो अपने आप खड़ा हो जाएगा। बस कीप ऑन प्रैक्टिसिंग। लेकिन एक बात याद रखिए, ये जो सारी चीज़ें बोल रहा हूँ ये वंस इन अ मूनलाइट करेंगे तो नहीं चलेगा, ये रोज करना पड़ेगा। एवरी डे, एवरी सिंगल डे यू हैव टू डेडिकेट सम स्पेसिफिक टाइम फॉर पेपर 2, और वो तब आपको लिखना पड़ेगा। वो आप रात के 12 बजे करो, दोपहर में 2 से 5 करो। 2 से 5 दोपहर का टाइम सबसे बढ़िया है, क्योंकि उसी वक्त हमको एक्चुअल पेपर 2 लिखना है और वो सबसे बोरिंग समय होता है। खाना खाने के बाद जब नींद आती है तब करना। लेकिन अगर इनिशियल फेज में आपको लगता है सर वैसे भी पेपर 2 का मन नहीं होता, तो सुबह सुबह करो, फ्रेश मूड में करो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हर दिन 2 घंटा पेपर 2 के लिए साइड में निकालो। यस, आई एम सेइंग 2 आवर्स, क्योंकि मैं अज्यूम करके चलता हूं कि आप रोज 6 घंटे पढ़ते हो, तो 4 घंटा GS1 के लिए दो, 2 घंटा पेपर 2 के लिए दो। अब वैल्यू एडिशन में क्या क्या आता है, बहुत सारे कंपोनेंट है वैल्यू एडिशन के, राइट। चलो एक एक देखते हैं।
देखिए कितने सारे एंगल हैं, ज़्यादा चिंता करने की और बहुत सोचने की ज़रूरत नहीं है। ये सारे के सारे एंगल एक ऐसे में नहीं डालने हैं, इसमें से जो जो याद आएगा, रिलेवेंट लगेगा उस वक्त, लेकिन हम उस डायरेक्शन में सोचेंगे तभी तो याद आएगा ना। तो सारे के सारे बिल्कुल नहीं लिखने हैं, लेकिन इसमें से हर ऐसे में 2-3 लिख सकते हैं। कई जगह जितने याद आए उतने ऐड कर लो विदाउट डिस्टर्बिंग द फ्लो ऑफ एसे। और नंबर ऑफ वर्ड्स का लिमिट भी ध्यान में रखना है। इनिशियल फेज में अगर आपका एसे 300 वर्ड्स क्रॉस भी करता है तो भी दिक्कत नहीं है, उसके बारे में ज़्यादा मत सोचो। अभी बस एसे की क्वालिटी, अच्छा एक इम्पैक्टफुल एसे मैं लिख सकता हूँ, ये आपको ख्याल रखना है। अच्छा, अब इसमें और एक बात है, जो आप ये लिख रहे हो तो आपके दिमाग में ये सवाल आ रहा होगा कि सर जब मैंने एकदम बेसिक ऐसे लिखा और उसके बाद में थोड़ा सा यूपीएससी कनेक्टेड ऐसे लिख रहा हूँ, तो मुझे पता कैसे चलेगा कि मैंने जो लिखा है वो अप टू द मार्क है या नहीं है। मतलब मैं खुद तो उसको इंप्रूव करते रहूँगा, लेकिन फिर भी जब मैं खुद अपना ऐसे चेक करता हूँ तो एक तरीके का बायस आ सकता है कि हाँ अच्छा ही तो लिखा है, तो किसी और से आप उसको चेक करवाओ। तो मैं अज्यूम करता हूँ कि आपके परिचय में कोई ना कोई ऐसा सीनियर होगा जो ऑलरेडी यूपीएससी प्रिपेयर कर रहा होगा, जिसने कुछ मतलब सिविल सर्विसेज का मेंस लिख रखा है या सीएपीएफ क्रैक कर रखा है और समथिंग लाइक दैट। नहीं होगा तो एट AVKS वी आर हियर, यू कैन ज्वाइन आवर प्रोग्राम एंड वी आर मेंटरिंग हियर पर्सनली। हम आपका जो कुछ आप लिख रहे हो वो चेक करके आपको दे देंगे, आपको बताएंगे कि आप सही ट्रैक पे चल रहे हो कि नहीं चल रहे हो। सो दिस इज वन ऑफ द ऑप्शंस, राइट। अब क्या मैं कर रहा हूं, देखिए अगर पकड़ लीजिए मैं एक सिंपल ऐसे लिख रहा हूं जिसमें मैं लिख रहा हूं पोल्यूशन के बारे में। अगर मैं पोल्यूशन के बारे में लिख रहा हूं तो मुझे ऐसे लगता है कि ओके राइट टू लाइफ नाम का जो आर्टिकल 21 है उसमें मुझे मतलब व्हाट वी कैन से पोल्यूशन फ्री एनवायरनमेंट का भी राइट है जो मुझे कोर्ट ने दे रखा है, राइट। तो आई कैन मेंशन कि सर एज अ सिटीजन आई हैव मतलब पोल्यूशन फ्री एनवायरनमेंट ना कि मेरी सिर्फ जरूरत है लेकिन मेरा वो हक भी है अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 21 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। तो ये मेंशन कर सकते हैं उस ऐसे में। तो और देखिए ये जो सारा वैल्यू एडिशन है ना, ये सिंपल टॉपिक्स में ही सबसे पहले इंटीग्रेट करने की कोशिश करनी है। क्योंकि देखो हम लोग क्या करते हैं पता है क्या, एकदम डिफिकल्ट टॉपिक ले लेंगे और उसमें ही सब कुछ करने की कोशिश करेंगे, तो ऑलरेडी वो टॉपिक डिफिकल्ट है, उसको इंटरप्रेट ढंग से नहीं कर पाते हैं, किसी अलग ही डायरेक्शन में चले जाते हैं, और ऊपर से फिर उस वक्त ये प्रेशर होता है कि ये सब भी तो डालना है। ये सब अंडर प्रेशर नहीं करना है, ये नेचुरली फ्लो में आना चाहिए। अच्छा, ये पॉवर्टी के बारे में बात करें ना, तो यहाँ इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में तो बात करना पड़ेगा, तो आर्टिकल 39 और बी और सी तो आएगा। अगेन इट डिपेंड्स कि आपका डीपीएसपी और एफआर का प्रिपरेशन कैसे हो रखा है, फंडामेंटल राइट्स का प्रिपरेशन, तब आपको वो जल्दी से आएगा। लेकिन आप आदत डालो अभी से इन चीज़ों को कनेक्ट करने की, तो आपके GS1 के प्रिपरेशन में भी हेल्प होगा, कंसेप्चुअल क्लियरिटी बढ़ेगी और पेपर 2 को भी हेल्प होगा। तो एक दूसरे को वो कनेक्टेड है, हेल्प करते हैं। फिर आप सोचोगे कि भाई ओके रिगार्डिंग दिस पोल्यूशन, अभी रिसेंट टाइम में ताजमहल के ऊपर, रिसेंट टाइम में मतलब बहुत पहले की बात है वो, ताजमहल के ऊपर कुछ येलोइश दाग आ रहे थे, तो वहाँ की कुछ फैक्ट्रीज को सुप्रीम कोर्ट ने, हाई कोर्ट ने बोल दिया था कि भाई आप उसको बंद कर दो क्योंकि प्रॉब्लम हो रहा है। या फिर अच्छा ये पोल्यूशन के चक्कर में तो कोई एक ग्रीन ट्रिब्यूनल भी है, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल NGT, तो उसके बारे में मैं कहीं लिखूँ क्या? दैट इज अ काइंड ऑफ रेगुलेटरी बॉडी एक्चुअली, राइट। तो उसका कोई रिसेंट जजमेंट होगा तो क्या मैं उसके बारे में लिख सकता हूँ? उसके बारे में लिखूँ, ठीक है। जरूरत नहीं है कि हर ऐसे में हर चीज आएगी, लेकिन मैं बस एक एग्जांपल दे के आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं कि किस तरह से आपको चीजें इंटीग्रेट करनी है। आपको लिखना है कि रिसेंट जजमेंट ऑफ NGT हैव क्लियरली गिवन डायरेक्शंस इन केरला रिगार्डिंग द माइनिंग इश्यूज, व्हिच क्लियरली शोज दैट वी आर वेरी वेल व्हाट वी कैन से अवेयर एंड गोइंग वन स्टेप अहेड फॉर प्रोटेक्टिंग आवर एनवायरमेंट और समथिंग लाइक दैट। इस तरह से आप कोई सेंटेंस कंस्ट्रक्ट करके डाल दो। इंपॉर्टेंट ये नहीं है कि आप वो सेंटेंस कैसे कंस्ट्रक्ट करते हो, मतलब अच्छा ही कंस्ट्रक्ट करना चाहिए, लेकिन ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या है कि आप उसको मेंशन करते हो उस चीज़ को। उससे दिखता है कि जो एस्पायरेंट है वो सही मायने में यूपीएससी का एस्पायरेंट है, वो कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल्स को मेंशन कर रहा है, वो किसी कमिटी को मेंशन कर रहा है जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने बनाई थी और उसका एक आध दूसरा रिकमेंडेशन भी वो बता रहा है। गवर्नमेंट इंडिया ने जो कानून बनाया है, पार्लियामेंट में पास किया हुआ कानून, तो वो फॉरेस्ट राइट एक्ट होगा फॉर एग्जाम्पल, या पोल्यूशन के रिगार्डिंग कोई एक्ट होगा, तो वो भी आप मेंशन कर रहे हो और बता रहे हो कि इसके हिसाब से ऐसा ऐसा है, लेकिन फिर भी वो सही मात्रा में एग्जीक्यूट नहीं हो रहा है और इसलिए हमें और कुछ करने की जरूरत है, समथिंग लाइक दैट। लेकिन आप उसको मेंशन करते हो और अंडरलाइन करते हो तो एग्जामिनर को समझ में आ जाता है कि भाई बॉस ये बंदा अवेयर है, ये लीगल एंगल भी जानता है, ये कॉन्स्टिट्यूशनल एंगल भी जानता है, ये चीज आती है। और ये सब आप कब ट्राई करना? तभी जब आप सिंपल टॉपिक्स लिख रहे हो, पोल्यूशन, पॉवर्टी, अनएम्प्लॉयमेंट, मीडिया, माल न्यूट्रिशन, वुमेन एम्पावरमेंट, सोशल मीडिया, सिंपल टॉपिक्स, और उसमें फिर इन चीज़ों को ऐड करने की कोशिश करो। और क्या आता है?
मूवीज़ देखो, बहुत सारे हम लोग मतलब इस जनरेशन में है, OTT वाला जनरेशन है, बहुत सारे सिनेमा देख रहे हैं, बहुत सारे सीरीज़ देख रहे हैं, और जब जब भी हम ऐसा कुछ देखते हैं तो वहाँ कुछ सोशल इशू भी आ जाता है, कुछ पॉलिटिकल कंट्रोवर्सी भी आ जाती है। तो हमें पता है कि बहुत सारे मूवी और सिनेमा जो हिंदी सिनेमा होगा, रीजनल सिनेमा होगा, या मतलब इंटरनेशनल सिनेमा होगा, उसमें से कितनी सारे ऐसे जो हम लोग कुछ ना कुछ देखते हैं। तो प्लीज़ मेंशन देम। अगर आप, लेकिन सर टाइम नहीं है और इतने छोटे ऐसे में क्या पूरा कहानी थोड़ी लिखना है, बस इतना भी लिख देंगे कि सर दिस इशू वॉज वंडरफुली हाईलाइटेड इन दिस सिनेमा वेयर दे हैव क्लियरली शोन दैट हाउ दलित्स आर ट्रीटेड इन अ वर्स्ट पॉसिबल वे इवन इन 21st सेंचुरी। इतना भी लिख देंगे, काफ़ी है। असुरन नाम का मूवी आया था जिसमें दलितों के खिलाफ कैसे, या फिर आर्टिकल 15 आया था, तो बस इतना लिख दो। एनवायरमेंट रिलेटेड कोई मूवी है, डार्क वाटर्स नाम का मूवी मैंने देखा था, तो उसमें अगर दिखा रहे कि भाई कैसे दे आर कंप्लीटली इग्नोरेंट टूवर्ड्स पोल्यूटिंग द ग्राउंड वाटर, तो आप लिखो कि सर इन दैट सिनेमा इट वॉज nicely highlighted or nicely shown how the corporate world is completely ignorant towards the environment and they have the liability of groundwater pollution, right? और उसमें ये भी दिखाया है कि सरकार भी कितना कम कोशिश करता है, या दे हैव काइंड ऑफ नेक्सस विच मेक्स इट मोर डिफिकल्ट फॉर अस टू फाइट अगेंस्ट देम, राइट? इस तरह से तो सिनेमा को मेंशन करो। कोई दो पंक्तियां होंगी कविता की जो आपने कहीं सुनी है, पढ़ी है। अगर नहीं पढ़ी है तो जब अभी प्रिपरेशन कर रहे हो तो ढूंढो। ये नहीं बोलना है कि सर हम तो साइंस बैकग्राउंड से, कहा कविता वो सब लिखेंगे। ये अगर लिखते हो, एक या दो पंक्तियां लिखते हो, अगर पकड़ लो इंग्लिश में ऐसे लिख रहे हो और कविता हिंदी में है या आपके रीजनल लैंग्वेज में, तो भी चलेगा, बस उसको नीचे एक्सप्लेन करो। इट शोज योर डाइवर्सिटी। आपका जो मतलब रंगीलापन है वो दिखाता है, और वो ज़रूरी है कि यार ये बंदा कलरफुल है, ये मतलब अलग अलग एंगल से प्रेजेंट करने की कोशिश कर रहे हैं, ये इंसान है। कुछ कोड्स तो मतलब इतनी बढ़िया चीज़ है ना, आप जब भी बोर हो जाते हो बस गूगल पे जाओ और अलग अलग चीज़ पे कोड्स ढूंढो, एक नोटबुक पे उसको लिखो और उसको बार बार पढ़ो और उसको इस्तेमाल करो। नॉर्मली बच्चे कोड्स पढ़ते हैं, कुछ तो पढ़ते भी नहीं है, हाँ, और सोचते कि हाँ मैं कोड्स लिखूंगा। कैसे लिखेगा अगर तू पढ़ता ही नहीं है तो अलग अलग किताबों में, गूगल पे जाओ, कितने सारे कोट्स है, उनको पढ़ो। जो अच्छा लगा उसके जिसने वो कोट लिखा है उसके नाम के साथ अपने नोट्स में कहीं उसको लिखो और उसको बार बार पढ़ो। बहुत सारे बच्चे कोट्स पढ़ते भी हैं, नोट्स बनाते हैं, और वो किताबें बस एक के एक ऊपर रखी जाती है, उसको कभी पढ़ा नहीं जाता। तो और कुछ लोग पढ़ते भी है लेकिन एक्चुअल जब वैसे भी कहीं प्रैक्टिस करते हैं उसमें इस्तेमाल नहीं करते। इस्तेमाल नहीं करेंगे तो एग्जाम के दिन अपने आप कुछ भी याद नहीं आएगा। आपका जो नोट बनाया हुआ है ना वो वैसे के वैसे रह जाएगा, और उसका कोई भी रिफ्लेक्शन आपके एक्चुअल एग्जाम के आंसर शीट में नहीं दिखेगा और आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे। तो कोर्स को पढ़ना, उनको नोट्स में लिखना, उनको बार बार पढ़ना और एक्चुअल प्रैक्टिस के वक्त इस्तेमाल करना, ये होना जरूरी है। ठीक है, सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। और जरूरी नहीं है कि हर ऐसे में कोट्स आए, लेकिन आते हैं तो अच्छा है। इंट्रोडक्शन में लिखो, कंक्लूजन में लिखो, बॉडी में लिखो, कोई दिक्कत नहीं है, कोई रोक टोक नहीं है, लेकिन लिखो, कोशिश करो लिखने की। कुछ अच्छे संस्कृत सुभाषित या श्लोक होंगे जो आपको पता है, अगर आप उस तरीके के इंफॉर्मेशन रखते हो। नहीं रखते हो तो जानबूझ के इकट्ठा मत करो, नॉर्मली पोएम या कोट या मूवी के नाम से भी चलेगा, राइट? दैट्स फाइन। उसके अलावा सबसे इंपॉर्टेंट क्या है कि हमारे देश में जब हम सॉल्यूशन देने की कोशिश करते हैं, जब हम लिखते हैं कि सर ये इशू है और उसके बारे में क्या होना चाहिए, तो गवर्नमेंट ने क्या किया उसकी स्कीम्स लिखना तो बहुत ज़रूरी है। यहाँ मैंने लिखा नहीं, लेकिन स्कीम्स के बारे में इंफॉर्मेशन आना ही चाहिए। क्या गवर्नमेंट क्या कर रहा है उसके लिए, गवर्नमेंट का पॉलिसी कैसा है, गवर्नमेंट का कोई पॉलिसी का नाम है क्या, कुछ स्कीम्स उन्होंने इंप्लीमेंट की है क्या, डेफिनेटली उसके बारे में लिखना ही है। हम सरकारी एग्जाम लिख रहे हैं भाई। उसके अलावा ये भी लिखना कि इट इज़ नॉट पॉसिबल फॉर गवर्नमेंट टू रीच एवरी रिमोट कॉर्नर्स, इन सच केसेस एनजीओज कैन बी अ कैपेबलिंग फैक्टर, राइट? और फिर कुछ एनजीओ के नाम लिखो जो ऑलरेडी इस फील्ड में कुछ काम कर रहे हैं बढ़िया, और लिखो कि उनका सपोर्ट लेके हम सही मायने में काम कर सकते हैं। सिविल सोसाइटी के बारे में लिखो। आप जब यूनाइटेड नेशंस या किसी भी ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशन का इंट्रोडक्शन उस ऐसे में करते हो तो आपका ग्लोबल पर्सपेक्टिव दिखता है। आप अगर हेल्थ के बारे में ऐसे लिख रहे हो, WHO को मेंशन करो कि उन्होंने क्या किया है सारी दुनिया भर में, या अफ्रीका में कुछ इनिशिएटिव लिया होगा या इंडिया में कुछ इनिशिएटिव लिया होगा। राइट अबाउट दैट। इंटरनेशनल लेबल ऑर्गेनाइजेशन ILO के बारे में लिखो, अगर एम्प्लॉयमेंट के रिगार्डिंग कुछ ऐसे लिख रहे हो तो उन्होंने कुछ सर्वे किया होगा, उसका डेटा लिखो। डेटा बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, मैंने यहाँ लिखा नहीं है, मैंने यहाँ सर्वे लिखा है। तो अलग अलग सर्वे या अलग अलग रिपोर्ट्स पब्लिश करते हैं बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशंस। कुछ इंटरनेशनल एनजीओज है, उनका कुछ रिपोर्ट आता है, कुछ इंडियन एनजीओज है, उनका कुछ रिपोर्ट है, कुछ सरकारी रिपोर्ट भी होते हैं, उनको भी मेंशन करना चाहिए
Not possible to mention in every essay, but at least you should find such surveys. नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे हर साल होता है, साल में 2 बार होता है। उसका क्या क्या डेटा है वो थोड़ा कलेक्ट करके रखो, उसको बार बार इस्तेमाल करो, है ना। नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो जो है अपना NCRB, उसका डेटा आता है। और भी बहुत सारे स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन इंडिया में है जो हर साल एम्प्लॉयमेंट के रिगार्डिंग डेटा कलेक्ट करते हैं, यू नो, लॉट्स ऑफ लाइफ स्टॉक के बारे में डेटा होता है। सो फाइंड दैट, मेक नोट्स ऑफ दैट। ये प्रिपरेशन का हिस्सा है और इसके लिए बहुत समय नहीं लगता है, और वैसे भी ये GS में काम आएगा आपको कहीं ना कहीं। सो इट इज़ नॉट अ वेस्टेज। करंट अफेयर्स में आपको इन्फॉर्मेशन मिलती रहती है, लेकिन हम उसको इग्नोर करते हैं। लेकिन जब ये सोचने लगेंगे कि यार ऐसे में काम आएगा तो बहुत बढ़िया हो सकता है। कुछ एक्सपर्ट्स हैं जिन्होंने अलग अलग फील्ड में काम किया है, उनका नाम अगर ऐसे में आता है तो इट अगेन शोज दैट यू आर वेरी वेल अवेयर अबाउट दिस टॉपिक, है ना। वाटर के बारे में लिख रहे हो, डॉक्टर राजेंद्र सिंह का नाम लिखोगे तो चलेगा ना, अच्छा है। मैनुअल स्कैवेंजर्स के बारे में बात करें तो बेजवाड़ा विल्सन का नाम आना चाहिए। और भी जिन लोगों ने अच्छा काम किया है शायद मैं उनको नहीं जानता, है ना। तो ट्राई टू राइट द नेम ऑफ द एक्सपर्ट्स हु हैव स्पेसिफिकली कंट्रीब्यूटेड टू दैट फील्ड। और आज भी वो लोग जिंदा है या नहीं है, जो भी है, लेकिन लिखो उनके बारे में। इट क्रिएट्स अ वेरी गुड इंप्रेशन। अगेन आई एम टेलिंग यू, इट इज नॉट नेसेसरी दैट यू इंक्लूड एवरी सच थिंग इन योर एसे, लेकिन ट्राई टू अकोमोडेट सम ऑफ दिस थिंग्स इन योर एसे, जिससे आपका एसे थोड़ा अलग लगे। जो 1 मार्क 1.5 मार्क एक्स्ट्रा मिलता है ना, वो इन सब चीज़ों की वजह से मिलता है। बस इन सब चीज़ों को इस तरह से एसे में घोलना है कि वो अलग नहीं लगनी चाहिए। मतलब जो आप पॉइंट लिख रहे हो उसी को सपोर्ट करने वाला पॉइंट बस मूवी का नाम देके ऐड कर दिया। उसके अलावा आप क्या कर सकते हो, कुछ केस स्टडीज लिखना, एकदम शॉर्ट में लिखना है। किसी गांव की किसी महिला ने कुछ अच्छा काम किया, वो सरपंच बन गई और उसने कुछ अच्छा डेवलपमेंट किया है, शॉर्ट में लिख दो। कोई वर्स्ट केस स्टडी होगी, मतलब कुछ नुकसान हो गया होगा, वो भी लिख सकते हैं। किसी डिस्ट्रिक्ट या तालुका ने कुछ अच्छी स्कीम इंप्लीमेंट की, वहाँ की कम्युनिटी ने कुछ अच्छा काम किया, किसी NGO के साथ मिलकर वहाँ की महिलाओं ने, यार सेल्फ हेल्प ग्रुप होते हैं बहुत सारे, उन्होंने कुछ अच्छा किया, लिखो। इससे ये दिखता है कि आप भारत को पहचानते हो, और कोशिश करना कि नॉर्थ ईस्ट को भी आप कवर करते हो। नॉर्मली नॉर्थ ईस्ट का कुछ भी मेंशन हम लोग नहीं करते हैं, प्लीज ट्राई टू मेंशन नॉर्थ ईस्ट। इसलिए मेरा अगला पॉइंट है डाइवर्सिटी। जब भी आप कोई ऐसे लिखते हो तो एक आध पैराग्राफ 2-3 लाइन वुमन के एंगल से लिखो कि मतलब इस इशू का इंपैक्ट स्पेशली वुमन के ऊपर क्या होता है, ओल्ड एज के ऊपर क्या इंपैक्ट होता है, चिल्ड्रन के बारे में लिखो, ट्राइबल्स के बारे में लिखो, दिव्यांग जो पॉपुलेशन है। हो सकता है कि आपको लग रहा होगा कि आई एम जस्ट बम्बार्डिंग द वर्ड्स, बट यू हैव इनफ टाइम टू प्रिपेयर एंड जस्ट यू हैव टू थिंक। एक बार ना ये सारी चीज़ें आपको लगती है कि बहुत ज़्यादा है, लेकिन एक बार आपने सोचने का तरीका, पर्सपेक्टिव बदल गया तो ये नॉर्मल लगेगा आपको। मतलब आपका सोचने का तरीका इस तरह से हो जाएगा कि अपने आप जब आप ऐसे लिखोगे तो वुमन के रिगार्डिंग आप 2 लाइन लिख दोगे, ट्राइबल वुमन के रिगार्डिंग 2-3 लाइन लिख दोगे, ST और ST मतलब SC शेड्यूल्ड कास्ट के अलग प्रॉब्लम से उसके बारे में लिखना शुरू कर दोगे, तो ये नॉर्मल होने लगेगा। तो ये जो इंडिया की डाइवर्सिटी है, जिसमें आप नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स को नॉर्मली कोई कंसिडर नहीं करता, उनके भी कुछ एग्जाम्पल्स आने चाहिए। तो अगर नॉर्थ ईस्ट का 1-2 एग्जाम्पल डाल देंगे ना, तो यू कैनॉट बिलीव, यू कैन गेट डेफिनेटली बेटर मार्क्स, क्योंकि आपका ये दिखता है कि आप पूरे भारत को एक पकड़ते हो और सब जगह से एग्जाम्पल्स ले रहे हो, सब जगह से कुछ ना कुछ इंफॉर्मेशन ले रहे हो। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। हिस्ट्री और माइथोलॉजी से भी हम कुछ चीज़ें उठा सकते हैं। मतलब हमारे देश पे आज हम जिस तरह का हमारा सोसाइटी है, एडमिनिस्ट्रेशन है, गवर्नमेंट है, हमारा कल्चर है, उस सब पे ब्रिटिश का इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा था। तो हर जगह पे कहीं ना कहीं ब्रिटिशों ने इन्फ्लुएंस किया है। तो आप कोई भी ऐसे लिखते हो तो आप हिस्ट्री से शुरुआत कर सकते हो। अगर एजुकेशन पे ऐसे है तो आप लिख सकते हो कि भाई वुड्स का कम्युनिटी था जिसने सबसे पहले बोला कि भाई मदर टंग में, है ना, एजुकेशन देना चाहिए, और आज भी उस चीज़ की ज़रूरत है। आप इस तरह से शुरुआत कर सकते हो। बोलने का मतलब बस ये है कि ये जो अलग अलग एंगल्स हैं जो नॉर्मली हमें पता होते हैं, लेकिन हमारे ये दिमाग में ही नहीं आता कि मुझे इसको ऐसे में इनकॉर्पोरेट करना है। और इनकॉर्पोरेट करने का सोचता भी हूँ, लेकिन ऐसे का टॉपिक इतना मुश्किल होता है कि उस वक्त मैं उसी के साथ झगड़ते रहता हूँ, तो मुझे ये याद नहीं आता। मुझे पता है कि ये सारी चीज़ें लिखनी चाहिए, मुझे पता है कि ये बहुत बढ़िया है, लेकिन मैं कोई यूपीएससी का टॉपिक ले लेता हूँ, कोई मतलब करंट टॉपिक लेता हूँ ऐसे लिखने के लिए, फिर मैं उसी के पॉइंट्स को जुगाड़ने में लग जाता हूँ और फिर ये सारी चीज़ें याद नहीं आती। इसलिए मैंने बोला मेरा सेकंड स्टेप क्या है, स्टार्ट राइटिंग। इनिशियली एकदम बेसिक टॉपिक्स बस लिखो, मूवी के बारे में लिखो, ट्रिप के बारे में लिखो। सेकंड स्टेज पे क्या करना है, थोड़ा सा पोल्यूशन, पॉपुलेशन, पॉवर्टी, अनएम्प्लॉयमेंट, माल न्यूट्रिशन, सोशल मीडिया, है ना, ये जो बेसिक चीज़ें हैं, इंडिया,
अपने स्टेट के बारे में लिखो, अपने डिस्ट्रिक्ट के बारे में लिखो, गांव के बारे में लिखो, है ना, नॉट अ प्रॉब्लम। फिर उस टाइप के एसेज में क्या करना है, धीरे 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 इन चीजों को कनेक्ट करना है। सो दैट इज द सेकंड स्टेज एंड दैट इज वैल्यू एडिशन। ठीक है, तो आई एम टॉकिंग टू यू अबाउट वेरियस लेयर्स ऑफ प्रिपरेशन। सो दिस वॉज द फर्स्ट बेसिक लेवल, स्टार्ट राइटिंग। सेकंड, ट्राई टू ऐड वैल्यू एडिशन, मतलब पहले एक आध हफ्ता ये करो, फिर टॉपिक्स लिखो। दैट डिपेंड्स ऑन योर स्पीड। आप लोगों का स्पीड कितना है, आप कितना टाइम देने वाले मुझे नहीं पता, तो मैं कुछ स्पेसिफिक टाइम नहीं बोल रहा हूँ कि इतने दिन तक ये करो। सिंपल, तो थोड़ा सा आपको लिखने में मजा आने लग जाएगा। जब आपको लिखने में मजा आने लग जाएगा तब आप ये वाले टॉपिक लो, फिर इसको लिखो, कुछ 20, 25, 30 टॉपिक लिखो, ये ज़्यादा ले लो, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि ये जो चीज़ इंटीग्रेट करने का स्किल हमें खड़ा करना है, इसके लिए बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस लगेगा, है ना। 30-40 टॉपिक पे ये सब लिखो, और फिर मैं आपको बताता हूँ अगला स्टेज क्या होना चाहिए। सो फर्स्ट था हमारा स्टार्ट राइटिंग, सेकंड था हमारा वैल्यू एडिशन, और थर्ड जो स्टेप है वो फिर एक्चुअली है करंट टॉपिक्स के ऊपर ऐसे लिखना। ठीक है, यहां आप क्या कर रहे हो, नाउ यू आर एक्चुअली टेकिंग द टॉपिक्स फ्रॉम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में भी, या फिर अभी रिसेंट कुछ है, अगर आपने कुछ टेस्ट सीरीज ज्वाइन की है या आपको मतलब इंटरनेट से कुछ टॉपिक मिल रहे हैं या जो भी है, नाउ यू एक्चुअली स्टार्ट राइटिंग द करंट बेस्ड टॉपिक आफ्टर प्रैक्टिसिंग ऑल दिस स्टफ। अब क्या हो रहा है, इन सारे प्रोसेस में आपका पढ़ाई का लेवल भी अभी धीरे धीरे बढ़ रहा है। GS1 का आप, जैसे कि मैंने अभी वैल्यू एडिशन बोला, आपने कुछ नोट्स भी बना लिए हैं, आपके पास अलग अलग जजमेंट्स है सुप्रीम कोर्ट के, है ना, रिगार्डिंग वुमन, वर्किंग वुमन कुछ जजमेंट है, रिगार्डिंग एनवायरमेंट कुछ जजमेंट है, रिगार्डिंग लॉट्स ऑफ राइट्स कुछ जजमेंट्स है, कुछ आपके पास आर्टिकल्स की भी रेडी है, कुछ एक्ट्स भी आपके पास है, NGO का नाम है, बहुत सारी चीज़ें भी आपके पास है जो आपने कॉन्शियसली ढूंढी है। कोट्स है, पोएम की मतलब कुछ लाइंस है, मूवी के नाम है। अब आप एक्चुअली करंट टॉपिक लो और इनिशियली उस करंट टॉपिक के ऊपर बस लिख के देखो। यहां भी आपको क्या करना है, इनिशियली एक करंट टॉपिक आपने ले लिया, एक सिंपल आपने टॉपिक ले लिया, UPSC से उठा लिया या कुछ भी उठा लिया, और आप उस पर लिखने लग गए। अब पहले तो सिर्फ करंट टॉपिक्स लेके लिख के देखो, ऑलरेडी आपको प्रैक्टिस है। अब आपका दिमाग इस तरह से बन जाएगा तब तक कि ऑब्वियसली जैसे कि आप करंट टॉपिक लिखोगे, अपने आप आपका दिमाग आपको इंस्ट्रक्शन देगा। या कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल आ सकता है, अरे ये तो सिनेमा में इस टॉपिक के बारे में मतलब डिस्कस किया गया था, इस सिनेमा ने उस तो कहानी में दिखाया है, उसमें वो अपने आप आपका दिमाग को बताएगा। तो जब आप पॉइंट्स जनरेट करोगे ना सबसे पहले, तभी वो सारी चीज़ें आपको दिखने लगेगी, क्योंकि आपने ऑलरेडी उसकी प्रैक्टिस करके रखी है। आपको NGO के नाम याद आएंगे, आपको ब्रिटिशों के टाइम का कोई इशू याद आ जाएगा, कोई कमिटी याद आ जाएगी, है ना, UN का कोई ऑर्गेनाइजेशन का नाम याद आ जाएगा, है ना, सडनली आपको वर्ल्ड बैंक और IMF याद आएगा, समथिंग लाइक दैट। और फिर आप, अब देखो बेसिकली क्या है, और एक चीज़ मैं बताना भूल गया जो मैं बस एक बार फिर बताता हूँ। जब आप ये वैल्यू एडिशन कर रहे होंगे या फिर आप इनिशियली एकदम स्टार्टिंग में बेसिक टॉपिक भी लिख रहे होंगे, तभी आपको क्या करना है, थोड़ा सा इंट्रोडक्शन कैसे लिखना है, और ये सारी चीज़ें कैसे होगी, किसी से चेक करवाना है आपको। तो यू नीड अ मेंटर, यू नीड समवन हु इज गोइंग टू चेक दिस, क्योंकि ये सारी चीज़ें जो मैं आपको बता रहा हूँ वो आप लिख तो रहे हो, लेकिन कैसे पता चलेगा दैट यू आर अप टू द मार्क और नॉट। तो इट इज ओनली पॉसिबल व्हेन somebody is, you are getting it checked basically from some authentic genuine person who is aware about what is the expectation of UPSC। आपको पता भी नहीं चलेगा कि जैसे कि आप मतलब जब आपको रिव्यू मिलते रहेंगे, आप उसको इंप्रूव करते रहेंगे, तो धीरे धीरे इंट्रोडक्शन कैसे लिखना है, बहुत सारे अलग अलग तरीके होते हैं इंट्रोडक्शन लिखने के, उसके ऊपर मतलब हमने ऑलरेडी बात कर रखी है, राइट। तो किस तरह से अलग इंट्रोडक्शन लिखना है, बॉडी को कैसे लिखना है, कंक्लूजन में क्या आना चाहिए, है ना, ये सारी चीज़ें आपका जो मेंटर है वो आपको रिव्यू करते रहेगा, इंप्रूव उसको करते रहेगा, राइट। थर्ड जो है वो एक्चुअली आप क्या लिख रहे हो, करंट टॉपिक्स लिख रहे हो। करंट टॉपिक्स पे जब आप लिखना शुरू कर दो, कि जो मैं बता रहा था आपको कि पॉइंट जनरेट होते हैं, तो आपको उस टॉपिक के रिलेटेड पॉइंट जो आपने GS में पढ़े हैं वो याद आएंगे, और फिर धीरे धीरे आपको बाकी सारा मटेरियल याद आएगा। और फिर पता है क्या होगा, आपको एक चीज़ रियलाइज़ होगी कि बहुत बार ऐसे होगा आपके साथ कि एक्चुअली उस गिवन टॉपिक के ऊपर आपके पास ज़्यादा इन्फॉर्मेशन
एक्चुअल नहीं है क्योंकि आपने उस टॉपिक को पढ़ा नहीं है, लेकिन ये जो वैल्यू एडिशन था उस चक्कर में आपके पास कुछ ना कुछ इंफॉर्मेशन जमा हो रहा है और उसके बेसिस पे भी आप ऐसे लिख के आ सकते हो। आपको हो सकता है बहुत ज़्यादा मार्क्स उसमें नहीं मिलेंगे, लेकिन अच्छा खासा मार्क्स मिलेगा और ये ज़रूरी भी है। तो ये जो वैल्यू एडिशन है ये इस तरह से भी काम आता है कि भाई अगर कोई टॉपिक मेरे पास है, 6 टॉपिक है, उसमें से 3 मुझे बहुत अच्छे से आते हैं, चौथे टॉपिक के बारे में मतलब बाकी 3 में से एक तो सिलेक्ट करना ही पड़ेगा क्योंकि मुझे छोड़ना नहीं है उसको, और उसके बारे में तो सर ज़्यादा इन्फॉर्मेशन पता नहीं है, वो तो बहुत टेक्निकल लगता है, लेकिन उसमें से किसी एक वर्ड को उठा के और ये जो वैल्यू एडिशन वाला इतने सारे मैंने दरवाजे खोल के रखे हैं, हर प्लेट से एक एक चीज़ उठा के एक ऐसे कंस्ट्रक्ट हो सकता है। इसलिए इसका प्रैक्टिस करो। तो ये वैल्यू एडिशन ऐसे भी काम आता है कि अगर किसी टॉपिक के बारे में इंफॉर्मेशन कम है तो यू कैन कलेक्ट मटेरियल फ्रॉम दिस पोर्शन एंड देन यू कैन कंस्ट्रक्ट एंड बिल्ड। ऐसे थोड़ा बहुत पता है ना तो उसको बस उसके इर्द गिर्द ये सारी चीज़ें खड़ी करो, अंडरलाइन करो इंपॉर्टेंट चीज़ों को, क्योंकि एग्जामिनर इस चीज़ को इग्नोर नहीं कर सकता कि अगर आपने कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल लिखा है या उसके रिगार्डिंग कुछ जजमेंट होगा या कुछ एनजीओ का नाम होगा या कुछ पास्ट हिस्ट्री आपने थोड़ा लिखा कि सर पहले तो ऐसा था, अभी तो मतलब चीज़ें बदल रही है, तो आप पीछे जो है पास्ट में कैसा था उसको एम्फसाइज कर रहे हो तो वो गलत तो नहीं है ना, बिकॉज यू आर ट्राइंग टू लिंक इट। आज का आपको ज़्यादा पता नहीं है लेकिन पीछे सर ऐसा था, अभी चीज़ें बहुत बदल रही है लेकिन पीछे ऐसा था, इस सिनेमा में उसके बारे में ऐसे दिखाया है, गवर्नमेंट का सर्वे इस तरह का है। जो कुछ आपको पता है इस तरह से आप कंस्ट्रक्ट करके लिख सकते हो। सो दिस कैन डेफिनेटली हेल्प यू। इट कैन नॉट हेल्प यू कंप्लीटली क्योंकि वैल्यू एडिशन भी तो तभी होगा ना जब आपको उस टॉपिक के बारे में अच्छा खासा डेटा पता है, लेकिन कुछ ना कुछ तो निकल के आ सकता है ना कहीं से, तो कुछ ना कुछ तो आप लिख सकते हो। तो तीसरा हमारा पड़ाव क्या है कि आप करंट टॉपिक्स के ऊपर लिखना शुरू करो। और करंट टॉपिक्स के ऊपर जब हम लिखना शुरू करते हैं और अगर आपके साथ ऐसा हो गया कि नहीं आ रहा है सर फिर भी बहुत ज़्यादा मटेरियल, तो डोंट वरी अबाउट इट। इट इज़ बिकॉज बहुत स्पेसिफिक यूपीएससी टॉपिक में पूछती है। अगर मैंने आपको हेल्थ बोल दिया तो बहुत ज़्यादा इंफॉर्मेशन उसके ऊपर है, अभी हम लोग उसको इमेजिन नहीं कर पा रहे हैं, इसलिए हमने स्टार्टिंग में बोला कि पहले लिखो हेल्थ पे। लेकिन जब बहुत स्पेसिफिक आता है तो मेरा पढ़ाई अच्छा होगा तो वो मटेरियल आएगा। लेकिन अगर करंट टॉपिक के ऊपर आप बहुत अच्छा ऐसे नहीं भी फिलहाल लिख पा रहे हो, मतलब ऑब्वियसली ये तो मतलब इन 2 स्टेप्स के बाद की मैं बात कर रहा हूँ, तो भी चिंता करने की ज़रूरत नहीं। जस्ट कीप ऑन राइटिंग। जैसे आपका प्रिपरेशन यहाँ बढ़ेगा और आप बार बार वो ऐसे लिख के देखोगे, डेफिनेटली आपका जो मोमेंटम है वो बढ़ेगा। तो तीसरा कदम क्या है? करंट टॉपिक्स के ऊपर लिखना, राइट? ये है 3 लेयर अप्रोच। स्टार्ट राइटिंग बेसिक्स, देन समहाउ यूपीएससी कनेक्टेड मटेरियल। सेकंड स्टेज पे वैल्यू एडिशन करके लिखो। थर्ड स्टेज पे एक्चुअली करंट टॉपिक्स या प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स के टॉपिक्स लेके उसके ऊपर लिखना शुरू करो। अगर इस तरह से हम करते हैं देन वी कैन अचीव वेरी गुड क्वालिटेटिव एसेज। और फिर लास्ट और फाइनल स्टेप क्या होगा? टाइम फैक्टर। अब जब मैं मतलब नाउ आई एम एबल टू राइट अ वेरी गुड एसे विद गुड इंट्रोडक्शन, बॉडी एंड कंक्लूजन विद वैल्यू एडिशन एंड टू द पॉइंट एसे, देन आई हैव टू फैक्टर इन द टाइम फैक्टर कि भाई ये सब तो ठीक है लेकिन मैं तो पौन घंटा ले रहा हूँ। अच्छा लिखा है लेकिन 1 घंटा ले लिया, चलेगा नहीं। आधा घंटा भी नहीं चलेगा। तो आपको धीरे धीरे फिर क्या करना है? अपना स्पीड बढ़ाना है, अपने आपको टाइम दे देना है कि सबसे पहले और तुरंत एकदम 20 मिनट का टाइम मत दो, पहले आधे घंटे का दो, 35 मिनट्स का दो, फिर उसको कम कम करते जाओ और फिर हमको 17-18 मिनट में उसको ख़त्म कर कैसे करना है वो सोचना है। तो अगर इस तरह से हम लोग जाते हैं देन वी कैन डू वंडर्स, राइट? सो दिस वॉज ऑल अबाउट प्रिपरेशन layers of preparation of paper 2. In that we have discussed about essay writing, right? essay writing के बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट कंपोनेंट आता है वो है आर्गुमेंट राइटिंग। और जो आर्गुमेंट राइटिंग है उसके बारे में हम लोग बात करेंगे अगले सेशन में, ठीक है? थैंक यू।